मुंबई में एक ऐसा इलाका है, न जाने क्यों वो मुझे बचपन से आकर्षित करता रहता था। भिंडी बाजार, वो मेन रोड से निकलती पतली सी गलियाँ, दोनों तरफ 2-3-4 मंजिला की पुरानी इमारतें, दिन भर बल्कि देर रात तक की चारों तरफ उमड़ती भीड़। जब मैं कला महाविद्यालय में गया, मुझे स्टिल लाइफ में या प्रोडक्ट डिज़ाइन में सुंदर सा फ्लावर पॉट और रंग बिरंगी फूलों या कोई सुंदर क्रोकरी की वस्तुएं चितारने की वजह टूटी फटी सड़ी हुई चप्पल या जंग पकड़ा हुआ पुराना कंदील वगैरह चितारने में ही ज़्यादा मज़ा आता था। या पुरानी कबाड़ की दुकानों, उनमें समाये अनोखे रंगों की झांकी से मैं आकर्षित होता था। शायद यही वजह हो सकती है मुझे भिंडी बाजार का इतना आकर्षण जो था। मुझे याद है जब एक बार मैं नवाज चाचा के साथ उनके घर गया था। नवाज चाचा की फ्लोरा फाउंटेन के पहले ही फुटपाथ के थोड़ा सा अंदर की तरफ एक कैमरे की छोटी सी दुकान जो थी, तब मेरे एक मित्र का बड़ा भाई उनकी दुकान के बगल में एक बैंक में नौकरी करता था। उसी मित्र के भाई ने तब मेरी नवाज चाचा से मुलाकात करवाई थी। उसके बाद सालों साल जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता था, नवाज भाई अंदर से हाथ से इशारा करते, बड़े अपनापन से अंदर बुलाते थे, नए आए कैमरा दिखाते थे, हमारी बातें शुरू होती थी। उतने में उनके लिए चाय और मेरे लिए स्पेशल कॉफ़ी भी आती थी। और मज़े की बात यह थी कि मैंने कभी के बार कुछ कैमरा एसेसरीज़ के सिवाय उनसे कुछ भी लिया ही नहीं था, लेकिन उनका वो अपनापन कभी भी जरा भी कम नहीं हुआ। ऐसे ही एक बार वो मुझे बोले, एक बढ़िया कैमरा आया है, आपको दिखाना ही है, तुम कल पक्का आ जाना, मैं लेकर आता हूँ। बातचीत चल रही है, शायद 2 दिनों में डील फाइनल होगी। मैंने कहा, चाचा कल फिर से आना मुझे मुमकिन नहीं होगा, फिर कभी दूसरा अच्छा कैमरा आ जाए तब देख लूँगा। लेकिन नवाज भाई को वो कैमरा मुझे दिखाने की बड़ी इच्छा थी। वो बोले, आधा घंटा दोगे? नवाज भाई उम्र से भी काफ़ी बुजुर्ग थे, मैं तब उनसे काफ़ी छोटा था, फिर भी हमेशा इतनी रिस्पेक्ट से बातें करते थे। वो निकले, मैं उनके पीछे पीछे। सामने जाकर उन्होंने टैक्सी रुकवाई, बोले भिंडी बाजार। मैं तो देखते ही रह गया। बाद में वहाँ पहुँचते ही मेन रोड पर टैक्सी रुकवाई। वो पतली गली मोहल्लों से निकलते हम एक इमारत के सामने आ गए। पुरानी मंजिल जैसे किसी भी वक्त गिर सकती है, मन में सोचता था। मन में अजीब सा डर भी लगने लगा था। जैसे हम तीसरी मंजिल पहुँचे, वो एक दरवाजे से मुझे अंदर ले गए। अंदर का नज़ारा देखकर मैं तो हक्का बक्का हो गया। कोई पुराने महल जैसा सीन, बड़ा हॉल, बेशकीमती ईरानी स्टाइल का काले रंग की लकड़ी का फर्नीचर, उसमें ब्राइट रंगों से मीनाकारी, नीचे सुंदर सा वेलवेट का कारपेट बिछाया हुआ, ऊपर हांडी जैसे बड़े कांच के लैंप्स। उमराव जान या पाकीजा फिल्मों के सेट पर मैं आया हूँ ऐसे लग रहा था। उस इसी में कलात्मकता भी कूट कूट कर भरी हुई थी। नवाज भाई ने अंदर से कैमरा लाकर मेरे सामने रखा, फिर जैसे कोई बड़े मेहमान आए हो ऐसे भागते अंदर गए। 2 मिनट में अंदर से वो और उनकी बेगम आ गए। उनके हाथ में एक शानदार ट्रे था, ड्राई फ्रूट्स और शरबतों के 2 बड़े ग्लास। मैं तो उनकी मेहमान नवाजी से शर्मसार हुआ था। आज भी भिंडी बाजार नाम सुनते ही मुझे नवाज भाई, उनका वो पुराना इमारत में तीसरी मंजिल पर का अंदर से महल जैसा उनका वो मकान, सब कुछ तुरंत याद आ जाता है। भिंडी बाजार जितना बदनाम हुआ है या किया गया है, उससे कई गुना सुंदर और ऐतिहासिक वास्तुकला से भरा हुआ है। वहाँ कुछ बड़े डॉन भी पले बड़े थे, यह हकीकत है, लेकिन वो इस इलाके का बस एक छोटा सा कोना मान लीजिए, जो हमारे बॉलीवुड ने इतना बड़ा करके फिल्मों के जरिए दिखाया है। मुंबई कभी 7 छोटे दलदली द्वीपों का समूह थी। उनमें कोलाबा, लिटिल कोलाबा, बॉम्बे, माझगांव, वर्ली, माहिम और परेल, इन द्वीपों पर पहले पुर्तगालियों का नियंत्रण था। 1662 में पुर्तगाल के कैथरीन ऑफ ब्रागांजा की शादी लंदन के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय से हुई और मुंबई इनकी दहेज में इंग्लैंड को दे दी गई। ब्रिटिशों ने यहाँ की पहाड़ियों को तोड़कर समुद्र और खाड़ियों को भरना शुरू किया। इसे रिक्लेमेशन कहा गया। इन द्वीपों को जोड़कर एक ठोस भूमि बनाई गई जो आज का मुंबई शहर है। ब्रिटिश बॉम्बे की शुरुआत बॉम्बे द्वीप में एक किलेबंद शहर के रूप में हुई। यूरोपियन और अमीर भारतीय इसी किले में रहते थे। वही किले में काम करने वाले मजदूरों और गरीबों को किले के बाहर बसने की अनुमति दी गई। यही इलाका नेटिव टाउन कहलाया और इसी में आज का भिंडी बाजार आता है।
यह आज मुख्य रूप से मुस्लिम बस्ती वाला क्षेत्र है, परंतु यहाँ सर्वधर्म के अनुयायी रहते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का लोकप्रिय भिंडी बाजार घराना भी बेहद मशहूर जो है। यहूदियों से लेकर बंगालियों तक और सबसे ज़्यादा ईरानी मूल के लोग वहाँ रहते थे। बाद में व्यापार में तरक्की करते ज़्यादा तक वह मलबार हिल और बांद्रा में शिफ्ट हुए। आज भी उनकी कई निशानियाँ इस इलाके में मौजूद है। इसमें खासकर तब के कुछ ईरानी होटल्स आज भी मौजूद है। कहते हैं जब पारसी और ईरानी मुंबई में आए तब से कुछ 350 के आसपास ईरानी होटल मुंबई में उन्होंने बसाए थे, लेकिन आज उनमें से सिर्फ 35 होटल बचे हुए हैं। उनमें भी ज़्यादा ईरानी होटल्स इस भिंडी बाजार में है। सच में ईरानी होटल यह एक अलग लेखन का विषय जो है। पुरानी वास्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण अमीन इमामबाड़ा है। यह धार्मिक स्थल ईस्वी 1870 के दशक में शिराज यानी ईरान से आए एक प्रवासी ने बनाया था। यहाँ मुहर्रम आज भी बड़े उत्साह से मनाया जाता है। आगे पुरानी बॉम्बे जेल है, आगे है पतंग गली जहाँ मकर संक्रांति पर बड़ी भीड़ उमड़ती है। बाबूला टैंक के पास एक पुरानी बेकरी की चिमनी हमारा ध्यान खींचती है। यहीं से ईरानी कैफ़े की तरफ रास्ता मुड़ता है। बाबूला टैंक से आगे एक 100 साल पुराना ईरानी हमाम है, जर्जर, अनाकर्षक और शायद फोटोग्राफी भी मना है, लेकिन यह अतीत का जीवित सबूत जो है। आगे बीएमसी की उर्दू स्कूल है और उर्दू मार्कज चौक का केंद्र है। यही बॉलीवुड की कई स्क्रिप्टें उर्दू में लिखी गई थी। यहाँ गुलजार, नौशाद जैसे दिग्गजों ने अपनी रचनाओं को आकार दिया था। अब साहित्यिकों की बातें निकल ही गई है तो बता देता हूँ, हम में से शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि यही बदनाम भिंडी बाजार में हर साल मार्च में भिंडी बाजार फेस्टिवल एक साहित्यिक महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उस बीएमसी उर्दू स्कूल के आगे एक शानदार मस्जिद ईरानी, जिसे आमतौर पर मुगल मस्जिद कहा जाता है, हाजी मोहम्मद हुसैन शिराजी ने ही 1860 में इसे बनाया था। नीली टाइलें, मुकरनस यानी हनीकॉम डिज़ाइन और बिना गुम्बद की वास्तुकला सब पूरी तरह शिराज शैली से प्रभावित है। मुहर्रम में यहाँ आज भी बहुत रौनक होती है। नवरोज यानी पारसी और ईरानियों का नववर्ष। नवरोज की खास हफ्तसीन यानी 7 खाद्य वस्तुओं की पंक्ति इस दिन की खास रिवायत है, जो शायद सिर्फ यही मिलती है। ईरानी स्वीट्स पैलेस नवरोज से पहले केवल 2 हफ्ते यह दुकान खुलती है। यहाँ यज से मंगाई गई सामग्री से बनी बकलावा, लोज पिस्ता, सूखे मेवे और गज नाम की मिठाई मिलती है, जो पूरे मुंबई में इतने असली स्वादों में और कहीं भी नहीं मिलती है। बकलावा मिठाई बेहद स्वादिष्ट होती है, जो खाते ही हमें वो पुराने भिंडी बाजार तक लेकर जाती है। मेरे लिए और कुछ खास यादें इस भिंडी बाजार से जुड़ी हुई है। जब पंजाब के सीमावर्ती गांवों से मोहम्मद रफ़ी साहब जब पहले मुंबई में आए थे, तब इसी भिंडी बाजार के किसी गली मोहल्लों में उनका पहले के कुछ सालों में मुकाम था। भिंडी बाजार, जिसको बोहरी मोहल्ला के नाम से भी जाना जाता है, वो पुराना गंदगी भरा टूटी इमारतों वाला भिंडी बाजार यानी बोहरी मोहल्ला टूटकर अब नया भिंडी बाजार बनेगा। उसकी भी एक बेहद अनोखी कहानी है। नया भिंडी बाजार बनाने की जिम्मेदारी दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु ने उठाई है। एक दिन दाऊदी बोहरा के धर्मगुरु भिंडी बाजार की गलियों में आए थे। फिर उन्होंने यह देखा कि यहाँ के लोगों की हालत बहुत खराब है। यहाँ की सालों पुरानी बनाई हुई इमारत की हालत बहुत ही नाजुक है। यह इमारतें कभी भी गिर सकती है। इसलिए यह धर्मगुरु ने भिंडी बाजार को बदलने की जिम्मेदारी उठाई। इस धर्मगुरु की ऑफिस से 4000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट को बनाने में खर्च किए जाएंगे। भिंडी बाजार में रहने वाले रहवासियों की ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली है। यहाँ रहने वाले जो पहले के रहवासी थे, उनको नया घर लेने के बाद भी 1 रुपया भी नहीं देना होगा। अभी इस प्रोजेक्ट का काम आधा ही हुआ है। इस प्रोजेक्ट का काम बहुत तेजी से चल रहा है। यह प्रोजेक्ट सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट बना रही है, वो भी बिना कोई स्वार्थ के। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में इस ट्रस्ट को 1 रुपये तक का भी मुनाफा नहीं होने वाला है। इस वीडियो के अंत में इसी भिंडी बाजार से जुड़ी मेरे दिल को छू लेने वाली एक गहरी याददाश्त भी है, जो मैं कहना चाहता हूँ।
जो शहनाई नवाज भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब से जुड़ी हुई है। आज भी भिंडी बाजार के मेरे आकर्षणों में यह याददाश्त बेहद महत्वपूर्ण है। जब भी खां साहब मुंबई आते थे, इसी भिंडी बाजार के एक गली में एक छोटे से कमरे में उनका मकाम रहता था। तब उनके रियाजों की शहनाई इस भिंडी बाजार में कई बार गूंजती थी और जैसे खां साहब के आने की खबर पेडर रोड में प्रभु कुंज में स्थित साक्षात गान सम्राज्ञी तक पहुंचती थी, सभी व्यस्त कामकाज से समय निकालकर उनकी तब की आलीशान गाड़ी भिंडी बाजार की तरफ निकलती थी। जहां तक गाड़ी जा सकती थी वहां गाड़ी रुकवाकर वो पैदल ही आगे निकलती थी। पतली गली मोहल्लों से गुजरते वो छोटे से कमरे के सामने जाकर दरवाजा खटखटाती थी। अंदर जाकर बड़ी श्रद्धा और अपनापन से उनके पैर छूकर उन्हें वंदन करते परिवारजनों की पूछताछ करती थी और हाथ में रखा बड़ा सा एनवलप बेहद शालीनता और लीनता से उनके हाथों में रखती थी, जैसे कोई शिष्य गुरुदक्षिणा देती होगी। और तुरंत अगले 5 मिनट में फिर वही भीड़भाड़ के रास्तों से रास्ता निकालते निकालते उनकी गाड़ी मेन रोड की तरफ निकलती थी। खां साहब के परिवारजनों में 60 से ज़्यादा लोग थे और मुख्य कमाने वाले वो अकेले ही थे, इसलिए हमेशा पैसों की चिंता तो रहती थी। लेकिन खां साहब ने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, लेकिन उनके अद्भुत स्वरों को वो साक्षात माँ सरस्वती पहचानती थी और उनके दर्शन के लिए दौड़ी चली जाती थी। बिना मांगे वो अपना फर्ज मानते, बड़ी श्रद्धा और शिद्दत से उनको वो गुरुदक्षिणा देती थी। आज भी भिंडी बाजार की वो पतली गलियाँ उन दो महान कलाकारों की यह बेहद गहरी यादों को याद करती ही रहती।